हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 की। कल के लेक्चर में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा। कल का लेक्चर हमने बड़ा भी किया था और उसमें काफ़ी बढ़िया चीज़ें भी हमने सीखी है। ठीक है, कल के वीडियो में हमने ग्राफ सभी के सीख ली है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ क्या होते हैं, प्रांत क्या होते हैं और परिसर क्या होते हैं। ठीक है, और मुझे यह भी पता है कि आपने उन सभी को एक पेज के ऊपर चिपका कर, पेज के ऊपर छेप कर जो है उस कहीं पर चिपका दिया होगा और आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं कुछ एक बहुत ही बढ़िया अच्छे सवालों से। उसके बाद हम और भी आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपको दिया गया, देखिए आपको निम्न के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहला सवाल आपको दिया गया है, इसमें किस तरीके से इसका सॉल्यूशन देखना है वो देखो यार। ठीक है ना, देखो यार इस सवाल को देख लो। क्या बोले आपको 10 π/7, ठीक है, प्लस 10 2 π/7 प्लस 10 3 π/7 प्लस 10 6 π/7 प्लस 10 5 π/7 प्लस 10 4 π/7। इन सभी का मान क्या होगा, इन सभी का योग क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब ऐसे सवालों को किस तरीके से करना है, देखो ऐसे जब भी आपको सवाल आ जाए ना, देखिए ये हम सब पैटर्न देख रहे हैं कि ये इस टाइप के सवाल आ जाए तो हमें किस तरीके से करना है। तो ये कोई ना कोई आपको लिंक दिख रहा है। लिंक तो पहले लिंक तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे सभी के डिवाइड में 7 है। ठीक है, चलो देखिए यार आप ऑब्जर्व करना कि है ना, अगर आप पाई में से, ठीक है, अगर आप पाई में से π/7 को हटा लोगे तो कितना आएगा, देखिए अगर आप पाई में से π/7 को हटा लोगे तो कितना जाएगा 6 π/7। हाँ भैया ये कुछ आ रहा है, पाई में से π/7 हटा ले तो 6 π/7 आ रहा है। अगर आप पाई में से 2 π/7 हटा लोगे, ठीक है, 2 π/7 हटा लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 π/7। हाँ भैया ये हमें मिल जाएगा। अगर आप पाई में से घटाने जाओगे 3 π/7 तो आपको क्या मिल जाएगा 4 π/7। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया हमें बात समझ में आ रही है। तो क्या आपको यही मिला है, देखिए 6 π/7 का ये है क्या, हाँ 5 π/7 है क्या और 4 π/7 भी है। ठीक है, अब इसको करना कैसे, किस तरीके से करना देख लो। आप क्या 6 π/7 की जगह ये रख सकते हैं, हाँ भैया रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या आप इस 5 π/7 की जगह ये रख सकते हैं, हाँ भैया रख लो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या आप 4 π/7 की जगह ये रख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से हम रख सकते हैं। तो जब हम इन सवालों को करने गए तो देखिए आपने 10 π/7 को तो ऐसे का ऐसे एज इट इज रख लिया, प्लस 10 2 π/7 इसको भी एज इट इज रख लिया। ठीक है, प्लस 10 3 π/7 इसको भी आपने एज इट इज ही रख लिया है। आगे बढ़े और हमने क्या किया कि जो 10 6 π/7 था उसको आपने क्या लिख लिया, पाई माइनस π/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल भैया। तो आपने इस 10 6 π/7 को लिख लिया 10 पाई माइनस π/7। हाँ भैया बिल्कुल। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अब आपने इस 10 5 π/7 को क्या लिख लिया भैया, पाई माइनस 2 π/7। ठीक है भैया ये हमने लिख लिया। और 10 4 π/7 को हम क्या लिखने गए, 10 4 π/7 को लिखने गए पाई माइनस 3 π/7। ठीक है ना, क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल कुछ नहीं किया, हमने इनकी जगह ये मान रखे हैं। ठीक है ना, अब देखो यार होगा क्या, अब यहां से क्या होगा कि आपको 10 π/7 तो एज इट इज रखना है। ठीक है, वापिस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्लस 10 2 π/7 इसको भी एज इट इज रख लिया। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए 10 3 π/7 इसको भी एज इट इज रख लिया। अब देखो यार 10 पाई माइनस π/7, पाई का होता है भैया माइनस x पर। ठीक है, उससे वापस पीछे गए, देखिए वापस थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, इसको थोड़ा सा वापस याद करते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर जो होता है ना क्या होता है भैया 0 2 पाई, इसके बाद 4 पाई 6 पाई इस तरीके से चलता जाता है। यहाँ पर क्या होता है भैया, पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है, सभी पाई के विषम गुणांक होते हैं। तो इससे हम पीछे गए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 10 क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, और साथ ही साथ आपका π/2 का कौन सा गुणा हुआ है भैया, ये π/2 का गुणांक कौन सा है, सम। और अगर π/2 का सम गुणांक हो तो हम त्रिकोणमिति जो भी फलन होगा उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रख लेंगे, लेकिन माइनस आ जाएगा क्योंकि यह सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो -10 π/7 माइनस का, देखिए अब ये कितना जाएगा, ये भी पाई में से 2 π/7 गया है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, और 10 कितना जाएगा वापस 2 π/7। हाँ भैया ये भी समझ में आ गया। और ये भी कितना जाएगा, देखिए पाई में से 3 π/7 गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और वहां पर तो 10 नेगेटिव होता है। और अगर पाई है मतलब π/2 का सम गुणांक है, इसका मतलब हम इस फलन को चेंज नहीं करेंगे और हमने यह लिख लिया है 3 π/7। ठीक है ना, अब देखो यार, अब देखो हुआ क्या कि 10 π/7 और माइनस 10 π/7, ठीक है, इसको हमने काट लिया। हाँ भैया, उसके बाद 10 2 π/7 और माइनस का 10 2 π/7 इसको भी काट लिया, और 10 3 π/7 और माइनस का 10 3 π/7 इसको भी काट लिया। तो हमें कितना मिल गया, फाइनली 0 मिल गया। कितना मिल गया, 0। तो ये हमारा आ गया है आंसर। क्या बात आपको समझ में आ गई है? बिल्कुल ईजी से है। आपको
आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि अगर कुछ ना कुछ सेम दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं देखो इसको आप या तो इसमें पाई या तो कुछ मतलब कुछ तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यार इस पाई में क्या कर सकता। तो आप कर सकते थे पाई बाय 7 में पाई जोड़ लो, तो उससे तो आपका कितना आता 8 पाई बाय 7। तो कहीं पर अगर 8 पाई बाय 7 दिख रहा होता तो आप यहाँ पर पाई में पाई बाय 7 जोड़ते, ठीक है ना। और अगर आपको दिख रहा है 6 पाई बाय 7, मतलब कहीं ना कहीं भैया मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा कि पाई में से मैं पाई बाय 7 हटा लूंगा तो 6 पाई बाय 7 मिलेगा। इस तरीके से आपको लिंक करना पड़ेगा, और ये लिंक करना आपको कब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल भैया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या देगा। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक नई चीज अभी मैं आपको बताऊंगा, नई चीज सीखने को मिलेगी, एक ऑब्जर्वेशन, एक देखने का नजरिया आपको पता चलेगा। आपको क्या बोला है एस, ठीक है ना। एस इसको मैं क्या बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब भैया जोड़ना होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको नए हो अब सिग्मा का मतलब पता नहीं, आपने फंक्शन नहीं पढ़ रखा है, तो देखिए होता क्या है, ये आपका सिग्मा है ना, मान लीजिए आपका सिग्मा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको आर दे रखा है 0 से आर दे रखा है मान लीजिए 5 तक, ठीक है। और यहाँ पर कोई फलन दे रखा है किस मान लीजिए आपको कुछ भी फलन दे रखा है, जैसे कि x की पावर r, क्या दे रखा है x की पावर r, इस तरीके से फलन दे रखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 5 तक, 0 से 5 तक सभी r के मान रखो और जो जो वैल्यू आएगी उनको जोड़ते जाओ। जैसे कि इसको हम सरल करके लिख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिग्मा का मतलब क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। r का मान 0 रखा तो x की पावर 0, प्लस कर दीजिए r का मान 1 रखा तो x का मान 1 x की पावर 1, प्लस r का मान 2 रखा तो x की पावर 2, प्लस r का मान 3 रखा तो x की पावर 3, प्लस r का मान 4 रखा तो x की पावर 4, प्लस r का मान 5 रखा तो x की पावर 5। इसका ये सिंप्लीफिकेशन ये है, और इसको हम एक जनरल टर्म में इस तरीके से लिखते हैं कि सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? अच्छे से समझ में आती है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए, अब इसका मतलब समझते हैं, ठीक है ना। पहले तो इसको देखकर डरने का है नहीं, इसका मतलब समझते हैं कि s इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। मतलब 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 7 तक रखेंगे। टोटल कितनी टर्म होंगे ये बताइए, ठीक है। अब कितने टर्म होंगे ये आप देखिए, या तो आप गिन लीजिए या फिर ऐसे देखिए। अगर आपको r इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 से 1 दे रखा होता तो आप क्या लिखते n का मान 0 और n का मान 1, ठीक है। तो जब 1 तक जाना है तो 2 आ रही है, 2 तक जाना होता तो 3 आती, 0 1 और 2, 3 तक जाना होता तो 4 आती। इसी तरीके से 7 तक जाना तो टोटल टर्म कितनी आएगी 8। इस बात को समझे? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या बोल रखा है, साइन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, ठीक है। बस ये तो कोई दूसरा सवाल है, ठीक है। तो साइन 2n प्लस पाई बाय 2n प्लस 1 का पूरा पाई बाय 2 इंटू प्लस थीटा है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट करके लिख सकते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन हम करके लिखते हैं। देखिए तो थोड़ा सा समझना, n की वैल्यू आप एक बार 1 रख कर देख लीजिए। तो जब हमने n की वैल्यू 1 रखी ना, तो साइन 1 रख लो तो 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गया, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं वापस। अब आपने n का मान कितना रख लिया भैया 1, n का मान पहले 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 रख लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और 1 इंटू पाई बाय 2 आ जाएगा, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रखना पड़ेगा n की वैल्यू 1, ठीक है। अब आपने n की वैल्यू रखी 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो 3 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। 3 इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा। ध्यान से समझना यार, ध्यान से समझना, ये काफी ध्यान की, मतलब इसमें समझने वाली काफी चीज है, ठीक है। आपको नई नई बातें समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपने n की वैल्यू कितने रख ली भैया, अब हम 2 रख लेते हैं। तो n की वैल्यू 2 रखने पर 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो 5/2 देखिए साइन 5 पाई बटे 2 प्लस थीटा, क्या ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए और फाइनली n का मान हमने कितना रखा 7, और n का मान 7 रखने पर हमें कितना मिल गया देखिए 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15, 15/2, ठीक है। तो प्लस साइन 15/2 प्लस थीटा, ठीक है। साइन 15/2 प्लस थीटा। क्या बात आपको ये समझ में आती है? हाँ भैया अच्छे से मैं समझ में आती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, अब थोड़ा सा यार, अब यार ध्यान से देना, ठीक है ना। अब आप अपनी पेंसिल या कोई भी अलग से पेन ले लीजिए और मैं जो आपको बताता हूँ उसको समझिए और फिर अपनी भाषा में लिखना, ठीक है। शायद तक आपने देखा क्या होगा, होता क्या देखिए,
ये आपका क्या है भैया, हमें पता है ये आपका क्या है, एक निर्देशांक अक्ष है। ठीक है, इस निर्देशांक अक्ष में हम यहाँ पर 0 रखते हैं, यहाँ पर 2 पाई रखते हैं, यहाँ पर 3 पाई रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके सॉरी यहाँ पर 4 पाई आता है, फिर 6 पाई, इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है भैया, पाई आता है, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई। ठीक है, तो हमें क्या पता चला था कि जो माइनस की एक्स अक्ष होती है वहाँ पर पाई के हमेशा विषम गुणांक आते हैं, और जो प्लस की एक्स अक्ष होती है वहाँ पर पाई के हमेशा क्या आते हैं भैया, सम गुणांक आते हैं। ठीक है, अब यह इसकी तो पता करो ना, इसका तो पता करो। तो यहाँ पर कितना होता है भैया, देखिए यहाँ तो 0 से चलो तो यहाँ पर 90 आता है कहीं ना कहीं, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर 27 आता है भैया, 0 9 1 9 9 2 58 9 3 27, बिल्कुल भैया 270 आता है। उसके बाद 900 के 36, ये आपका आ गया 2 पाई। ठीक है, उसके बाद 9 पंजे 45, मतलब 450 आ गया। 450 इसका मतलब क्या होगा, 90 × 5, ये हुआ ना। ठीक है, 90 × 5, इसको आप थोड़ा सा समझना। उसके बाद वापस आगे बढ़े 45, उसके बाद 56 आ गया, 560, उसके बाद 63। ठीक है, 63 मतलब 90 × 7। ठीक है, 90 × 7। अच्छा, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 90 लिख सकता हूँ क्या, हाँ। अच्छा, अब आप 63 को क्या लिखेंगे, 7 × 90। ठीक है, इसी तरीके से होगा ना। अब यार देखो यार, एक काफ़ी बढ़िया सी चीज़ यहाँ से आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। इसको मैं थोड़ा सा पाई में लिखने जाऊँ क्या, तो इसको मतलब पाई में लिखना गया ना, तो इसको लिखते हैं हम π/2। 90 को लिखा π/2, और इस 5 × 90 को लिखा π/2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे होता है ना, क्या होता है, 3 × π/2, और यहाँ पे होता है 7 × π/2। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलता जाता है, इसी तरीके से आगे चलता जाता है। अब ये जो y अक्ष है ना, वहाँ पर π/2 दोनों जगह है। देखिए, प्लस के y अक्ष में भी π/2 है, और माइनस के y अक्ष में भी π/2 है, क्या है ना। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि भैया ये प्लस का y/2 है, सॉरी ये प्लस का y अक्ष है या माइनस का y अक्ष है, बात समझे ना। आप कैसे पता लगाओगे कि भैया ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो इसके लिए एक बढ़िया सी खास है बात है, यहाँ पर है ना भैया, π/2 का हमेशा विषम गुणांक ही आते हैं। क्योंकि अगर π/2 का सम गुणांक आ गया, जैसे कि देखिए π/2 का, अगर π/2 का कोई भी सम गुणांक आ गया, जैसे कि मान लीजिए 2 ही आ गया, तो वो तो कट कर पाई बच जाएगा ना। मतलब हमेशा π/2 का विषम गुणांक तो आएगा, लेकिन अल्टरनेटिव चलते हैं। अल्टरनेटिव चलने का मतलब क्या है कि देखिए, एक बार ठीक है, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, इस π/2 का गुणांक 1 आ गया, उसके बाद यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, उसके बाद देखो यार, 3 के बाद है ना क्या आना चाहिए भैया, 3 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना। समझ गए ना भैया, विषम संख्या क्या होती है, 1 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद भैया 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, इस तरीके से होता है। ठीक है, एक बार 1 आ गया तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 आ गया तो उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके नेक्स्ट अगले विषम संख्या 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 आ गया, 1 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, लेकिन वो 3 नहीं है, 3 नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं आएगा, सीधा आएगा 9। बात समझे। अच्छा, अब ये 7 यहाँ पर नहीं आएगा, तो 7 आया कहाँ पर है, 7 नीचे आया है। कैसे, देखिए भैया, यहाँ पर देखिए, पहले 1 आ गया, उसके बाद 3 आना चाहिए था ऊपर, लेकिन वो 3 ऊपर नहीं आकर क्या आ गया, नीचे। देखिए 3 × π/2 आ गया। ठीक है, अच्छा 3 तो आ गया, अब आना चाहिए था क्या, 3 के बाद 5 π/2 आना चाहिए था। ठीक है, 5 π/2 यहाँ पर ना आकर यहाँ पर आ गया, और नीचे क्या आ गया, 7 π/2। ठीक है ना, ये आ गया 7 π/2, और 7 π/2 ऊपर नहीं है। मतलब ऊपर नीचे जो π/2 के विषम गुणांक है ना, वो अल्टरनेटिव रूप से चलते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। बिल्कुल भैया, थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग रहा है, थोड़ा बहुत क्या आइडिया लग रहा है ना। ठीक है ना, अब फाइनली इन सभी बातों को मैं एक लाइन में बताने की कोशिश करता हूँ, एक लाइन में। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अगर एक लाइन मैं बताने जाऊं तो आप क्या बोलोगे कि जब हमें पता लगाना होगा कि यह y अक्ष में, प्लस वाले y अक्ष में या माइनस वाले y अक्ष में है, तो आप है ना विषम संख्या देखोगे। ठीक है, विषम संख्या देख ली। अब विषम संख्या देखने के बाद आपको है ना 1 से चलना है। ठीक है, 1 से चलना है, 1, उसके बाद 3, 1 को छोड़ दीजिए, 1, उसके बाद 5, उसके बाद 7 नहीं आएगा, 9 आएगा, उसके बाद 11 नहीं आएगा, 13 आएगा, उसके बाद 15 नहीं आएगा, 17 आएगा। ठीक है, ये सभी आएंगे प्लस के y अक्ष में। ठीक है, मतलब कैसे, 1 × π/2। ठीक है, उसी तरीके से भैया 3 ने आकर 5 × π/2। ठीक है, उसी तरीके से आपका 3 के बाद आपका 5 ने आकर सॉरी उसके बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 ने आकर 9 × π/2। ठीक है, 9 के बाद क्या 11 ने आकर 13 × π/2। बात समझ रहे हो ना। तो ये सभी जो है ना वो क्या आएंगे प्लस वाले y अक्ष में। ठीक है, अगर आपको माइनस वाले y अक्ष से जाना है ना, तो इसको छोड़कर जैसे कि आप स्टार्ट करोगे 3,
कहाँ से स्टार्ट करोगे 3 से, ठीक है। तो 3 इंटू पाई बाई 2, उसके बाद क्या जाएगा 3 के बाद 5 नहीं आएगा, सीधे 7 आएगा, तो 7 इंटू पाई बाई 2। 7 के बाद क्या होता है विषम संख्या 9, 9 नहीं होगा, क्या आएगा भैया 11 आएगा, तो 11 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 13 होता है, 13 नहीं आएगा, उसके बाद क्या जाएगा 15 इंटू पाई बाई 2। तो क्या आपको पता लग जाएगा, हाँ भैया हम पता लगा लेंगे कि कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो ये मैं एक बात मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक लाइन में, वैसे एक लाइन बहुत ही बड़ी हो गई है लेकिन आप इसको समझ गए हो, ठीक है ना। ये एक लंबी सी बात थी, ये मुझे समझानी थी, इसलिए इस सवाल को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यार थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, जब हम इसके ऊपर सवाल करेंगे ना इस सवाल को तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा इसका यूज क्या, देखो यार इस सवाल में देखो आपको क्या बोला है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब यार ये बताइए मुझे, आप विषम संख्या कौन कौन सी इसको लिख सकते हो क्या, ठीक है भैया। विषम संख्या को हम लिख लेते हैं 1, ठीक है, प्लस वाला वाई एक्स वाला लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्लस वाला वाई एक्स, प्लस वाला वाई एक्स क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 3 ना होकर 5, उसके बाद 7 ना होकर 9, उसके बाद 11 ना होकर 13, उसके बाद 15 ना होकर 17, इस तरीके से होगा। माइनस वाला वाई एक्स लिख लेते हैं क्या, 3 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 5 ना होकर 7, उसके बाद 9 ना होकर 11, 13 ना होकर 15, इस तरीके से कुछ चलेगा। हाँ भैया ठीक है भैया, अब हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर देखो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 का कौन सा गुणांक है भैया 1 है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है मतलब ये प्लस वाले वाई एक्स में है, हाँ भैया प्लस वाले वाई एक्स में है, और इस प्लस वाले वाई एक्स में है, इसका मतलब उसमें थीटा जुड़ा है, तो ये कहाँ पे हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेंट में भी आ जाइए, यहाँ पर भी आ जाइए, ठीक है। ये आपका है पाई बाई 2, ठीक है ना, 1 पाई बाई 2, यहाँ पे होगा 5 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 2, ठीक है। इस तरीके से कुछ होगा। इस पाई बाई 2 में आपने समथिंग जोड़ा है, थीटा जोड़ा है, और यहाँ पर हम क्या आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा साइन है आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हो क्या, हाँ एज इट इज लिख लो। तो आपने क्या लिख लिया साइन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या बात आप समझ गए, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बात समझ गए बिल्कुल भैया हम समझ गए हैं भैया। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है, सबसे पहले तो पाई बाई 2 का विषम गुणांक है, इसका मतलब ये कॉस में चेंज होगा। अब हमें यह पता लगाना है कि साइन है उसके आगे प्लस निशान आएगा या माइनस का निशान आएगा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है, इसका मतलब यह पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते इसको देखो, अब थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन लगाओगे भैया साइन पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है। अब पाई बाई 2 के आगे कौन सा विषम संख्या आ गया 3 वाला आ गया, और जब भी 3 वाला आता है तब तो ये कहां पर जाता है भैया, ये तो इस वाले में आ जाता है माइनस वाई एक्स पर, और इसमें हमने समथिंग जोड़ा है, इसका मतलब ये चौथे वाले क्वाड्रेंट में आ गया। कहां पर आ गया चौथे वाले क्वाड्रेंट में, इसका मतलब चौथे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, तो हम लगा लेंगे नेगेटिव, और पाई बाई 2 का विषम गुणांक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्या बात समझ रहे हो, हाँ भैया बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से अब आगे इस वाले को देखो, ठीक है, इस वाले को देखा, इस वाले को देखो, यहां पर क्या होगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है। अब देखिए 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, अब 5 कहां पर होता है प्लस वाले वाई एक्स में, प्लस वाले वाई एक्स में है, और इसमें हम थीटा जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में है, और वहां पर साइन तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन साइन का जो पाई बाई 2 का गुणांक है वो विषम में, इसका मतलब ये कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा भैया साइन 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या आएगा 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यही आएगा, हाँ। और 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा कहां पे होगा इस माइनस वाई एक्स में, क्या यहां पे होगा, हाँ भैया इस माइनस वाई एक्स में होगा, देख लीजिए। तो यहां पर माइनस वाई एक्स में, इसका मतलब माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से चलता जाएगा, किस तरीके से होगा, अच्छा इस तरीके से भैया चलता जाएगा। अब तक में समझ में आ गया। फाइनली ये देख लेते हैं साइन 15 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 15 कहां पर होगा इस माइनस वाले वाई एक्स में, कहां पे होगा माइनस वाले वाई एक्स में, ठीक है भैया। माइनस वाले वाई एक्स में होगा, उसमें हम थीटा जोड़ेंगे मतलब चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, और वहां पर तो साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। बात समझ गए क्या, हाँ भैया बात तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कट कर जीवा आएगा या कुछ बचेगा ये हम पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 7 ही हम सबको लिख लेंगे, लेकिन अगर 15 आ गई तो 16 आ गई तो 50 आ गई, 60 टर्म आ गई, 60 पद, यहाँ पर 60 पद आ जाते हैं, तो सबको हम लिखने जाते हैं क्या, नहीं। तो भैया हम पता कैसे लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आप ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर टोटल कितने टर्म है ये बताइए भैया, टोटल 8 पद है, कितने पद है 8 पद है, ठीक है 8 पद है क्या, ठीक है। अब 8 का थोड़ा सा छोटा ले लीजिए, 4 ले लीजिए, एक बार समझने के लिए 8 का थोड़ा सा छोटा 4 ले लिया, ठीक है। 4 पद हमने ले लिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये चौथा पद। एक बार मान लीजिए कि सभी पद है ना, सभी पद का मान है cos थीटा, बस प्लस माइनस का पता नहीं है, लेकिन सभी पद का मान है cos थीटा, ठीक है। अब ये cos थीटा स्टार्ट हुआ यहाँ पर पॉजिटिव से,
कहाँ पे स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा है। उसके बाद आ गए नेगेटिव पे, उसके बाद क्या आ गया, माइनस का कॉस थीटा। उसके बाद वापस पॉजिटिव पे आ गए, प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद वापस नेगेटिव पे आ गया तो माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर कट कर कितना बच जाएगा भैया, 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0। अब ये कैसे बच जाएगा, क्योंकि भैया 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस कट कर 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कॉस थीटा का समझ में नहीं आया तो यहाँ पे कोई भी मान लीजिए आपने 10 ले लिया, तो प्लस का 10 माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस का 10 कट कर 0 आ गया। अब हुआ क्या यहाँ पे भैया, एक तो सम क्या थी, सम जो पदों की संख्या थी वो सम थी। पहली बात पदों की संख्या सम थी। और यहां पर अगर एक निशान से स्टार्ट हो, ठीक है ना, और दूसरे निशान पर खत्म हो जाए सम संख्या, कोई भी सम पदों वाली संख्या एक निशान से स्टार्ट होकर दूसरे निशान पर खत्म हो जाए ना, तो वहां पर हमेशा 0 आएगा। ये आपको यह ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए 4 पत्ते, ठीक है, प्लस से स्टार्ट हुआ और माइनस पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब इन सभी का योग कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो ना। जैसे कि 2 लेते, मान लीजिए 2 लेते, ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए 0 आ गया, ठीक है। तो अब आपने ले लिया 4, तो कितना आ गया, वापस 0 आ गया। अब मान लीजिए आप ले लेते कितना, 6 ले लिया, तो वापस देखिए अब वापस प्लस आ जाएगा, वापस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब भी कितना आ गया, 0। उसके बाद मान लीजिए 8 ले लिया, तो ये 8 ले लिया, तो वापस प्लस और वापस माइनस, तो कितना आ गया भैया, वापस 0 आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए यह स्टार्ट हुआ प्लस संख्या से, प्लस वाले निशान से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां पर जाकर हो गया, माइनस वाले निशान पर। प्लस से स्टार्ट हुआ और माइनस पर खत्म हो गया, मतलब एक निशान से स्टार्ट हुआ दूसरे निशान पर खत्म हो गया। इसका मतलब वो सभी आपस में कट रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया, सभी आपस में कट रहे हैं। यहां पर देखिए प्लस के निशान से स्टार्ट हुआ है और माइनस के निशान पर खत्म हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भैया ये जो है ना सभी कट रहे हैं आपस में, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई। यहां से आपको क्या चीज सीखने को मिला, ठीक है ना। ये आपका सवाल हो गया, इसका आंसर है 0। इसका भी आंसर कितना है, 0 आंसर मिल गया। अब आपको क्या क्या सीखने को मिला है वो मैं आपको छोटी सी बात में बता देता हूँ समझ में। सबसे पहली बात तो आप कैसे पता लगाओ कि प्लस का y-अक्ष कौन सा है और माइनस का y-अक्ष में कौन सा है, ये कैसे पता लगाओगे, मैंने बता लिया। ये आपके प्लस के y-अक्ष के लिए होगा π/2 का गुणांक और ये आपके माइनस π/2 का गुणांक, ठीक है भैया। ये आप बोल सकते हैं कि माइनस के y-अक्ष के गुणांक आ गए, पहली बात। दूसरी बात क्या आपको समझ में आ गई है कि भैया सिग्मा क्या होता है, ये समझ लिया। तीसरी बात हमने क्या समझी है कि अगर आपको पदों की संख्या सम दे रखी है, क्या पदों की संख्या सम दे रखी है, और अगर वो कोई भी और वो जो सभी पद है ना वो किसी एक निशान से स्टार्ट हो और दूसरे निशान पर खत्म हो जाए, मतलब अगर प्लस से स्टार्ट हो और माइनस पे खत्म हो जाए, तो वो सभी पद आपस में कट जाते हैं और फाइनली आंसर 0 मिलता है। अगर ये यहाँ पर माइनस से स्टार्ट हो गया होता और खत्म हुआ होता कहाँ पर, और अगर खत्म हुआ होता प्लस पे, ठीक है, तो भी वो आपस में कट कर 0 आ जाते। अब आप ये मत सोचना कि भैया माइनस पे स्टार्ट हुआ और माइनस पे खत्म हो जा रहा है तो उसके लिए अलग कंडीशन होगी, ये मत सोचो। फिलहाल तो मैंने जो बताया उसको आप लिख लीजिए, काम आएगा बात, ठीक है। ये आपको सवाल आ गया समझ में, ठीक है। अगर आ गया सवाल तो थोड़ा सा और मैं आपको सवाल करवाता हूँ। यहाँ पर आप है ना n का मान आप ले लीजिए 6, ठीक है। एक बार n का मान ले लीजिए 6, ठीक है, आपने ले लिया। अब देखो टोटल कितना पद हो गए भैया, 0 से 6 तक जाए मतलब 7 पद हो गए। हाँ भैया 7 पद हो गए। अब 7 पद हो गए मतलब यहाँ पर जो फाइनली आएगा वो लास्ट पद कौन सा होगा, ये देखिए लास्ट पद कौन सा होगा, n का मान 6 रख लो, तो 6 दूनी 12 प्लस 1 13/2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13/2। क्या बात समझ में आ गई, हाँ भैया 13/2 आ गया। अब होगा क्या, यहाँ पर टोटल कितने पद है, 7 पद है, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आता है, ठीक है। अब पहला पद है भैया प्लस वाला। अब देखो यार 7 पद में लिख लूँ क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है भैया। पहला पद है प्लस वाला, ठीक है, पहला पद है प्लस वाला, दूसरा पद माइनस वाला आएगा, तीसरा पद प्लस वाला वापस आएगा, चौथा पद माइनस वाला, पांचवा पद प्लस वाला, छठा पद माइनस वाला, ठीक है ना। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ने का मतलब इसको बाद में देखेंगे। यहाँ तक देखो भैया, यहाँ तक तो सभी क्या है, यहाँ तक तो सम पद है ना, सभी पदों की संख्या सम है। प्लस से स्टार्ट हुआ माइनस पे खत्म हुआ, मतलब ये तो सभी आपस में कट जाएंगे। क्या कट है, बिल्कुल भैया। तो फाइनली कौन सा बच्चा है, फाइनली ये वाला बच्चा है 7वां पद। और 7वें पद के आगे कौन सा निशान है, 7वें पद के आगे कौन सा निशान है बता लीजिए भैया, प्लस वाला ही निशान है। 7वें पद के आगे कौन सा निशान है, प्लस वाला निशान है। तो यहाँ पे आपको फाइनली आंसर कितना मिल गया, फाइनल आंसर, ठीक है ना। ये पहले तो बात ये समझिए कि यहाँ पे प्लस का निशान कैसे आएगा भैया, 13/2 है ना, 13π/2। यहाँ पर ये
पहले वाले प्लस वाई एक्स में आता है और यहाँ से कोई समथिंग जोड़ेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में आ गया, इसका मतलब यह पॉजिटिव होगा। तो फाइनल आंसर आपको मिल रहा है प्लस का कॉस थीटा। क्या आपको बात समझ में आ गई है? हाँ भैया बात समझ में आ गई है। इस तरीके के सवाल हम कर लेंगे, ठीक है। अब ये जेईई मेंस के टाइप के सवाल थे तो आपको समझ में आ गया होगा, और भी इस टाइप के सवाल आपको ढूंढ कर करते रहना ताकि समझ में थोड़ा आ जाए, ठीक है। मैंने ज़्यादा काफ़ी ही टाइम ले लिया इसको समझाने में, लेकिन ठीक है यार, आपको समझ में आ गया तो काफ़ी बढ़िया बात है। अब हम नए टॉपिक की स्टार्ट करते हैं, नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, और आज का नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो भी हम करेंगे 10वीं क्लास से। भैया 10वीं क्लास से कैसे? 10वीं क्लास से कैसे, ठीक है। अब तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय के सभी इतने सारे सूत्र हैं ना, उन सूत्रों को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सर्व समीकरण, जो कि आपने पढ़ रखी थी 10वीं में, ठीक है। सर्व समीकरण हम बात करते हैं, सर्व समीकरण, ठीक है। ये भैया सर्व समीकरण होती क्या है ये बता लीजिए। देखो यार सर्व समीकरण 3 होती है, ठीक है ना। कौन सी थी? 3 थी। कौन कौन सी थी देखिए भैया बता दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा। अब सभी को देखो यार, इसको याद करने के लिए क्या करना है, एक फॉर्मूला शीट बनानी है, उसके ऊपर सभी फॉर्मूला को लिखना है और उसको लेकर बार बार देखते रहना है, समझ गए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका पहली सर्व समीकरण थी। हाँ भैया पहली सर्व समीकरण थी, ठीक है। उसके बाद 10वीं में हमने पढ़ी थी भैया कि आपका जो सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि आपका टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये आपकी होती थी। इसको थोड़ा सा मैं ढंग से लिखता हूँ तो भैया होता क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका कितना हो जाता है 1। क्या बात आपको समझ में आती है? हाँ भैया बात हमें समझ में आती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और यहाँ से एक काफी बढ़िया एक इक्वेशन बनती है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से आप इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको आप लिख सकते हो, समझ में आ गया, ठीक है। तीसरी सर्व समीकरण क्या थी भैया? तीसरी सर्व समीकरण थी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही थी क्या? हाँ भैया यही थी। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। भैया हम क्या कर रहे हैं, भैया हम बात कर रहे हैं इसको थोड़े सिंप्लीफिकेशन में बनाने की, तो इसको हमने सिंपल किया तो इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम इसको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हाँ भैया। उसके बाद इंटू कौन सा इंटू देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई मुन्ना भाई? बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ रही है कि इस तरीके से आपकी 3 सर्व समीकरण थी जो कि हमें अच्छे से याद है, ठीक है। अगर अच्छे से याद है तो एक आध सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको सवाल क्या दे दिए गए हैं, सवाल में आपको आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल को लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ए दिया गया है, ठीक है ना। जहां पर थीटा है ना वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि जो थीटा है वो 0 से लेकर π/2 में ही लाई करता है, मतलब जो थीटा है ना वो पॉजिटिव है सभी के लिए, बस ये आप मान लीजिए, ठीक है। तो आपको जो है ना, आपको है ना किसका मान बताना है पता है? आपको मान बताना है साइन थीटा का। देन ठीक है, फाइंड साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का आप मान बताइए, ये आपको सवाल पूछा गया है। क्या बात समझ में आती है अच्छे से भैया? अब भैया ये क्या बोल दिया, ये तो 10वीं में हमने कहीं पढ़ी नहीं रखा था, आप कहाँ से आपने ला लिया, ठीक है। इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है देखना। इसको यह करने की एक बढ़िया सी ट्रिक है, देखो आपको पता है क्या भैया, क्या पता बताइए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ भैया ये तो हमें कुछ नहीं पता, इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हाँ भैया ये तो पता है, अभी भी आपने बताया है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हाँ भैया ये पता है। तो क्या यहाँ से आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? सेक, भैया यहाँ से हम सेक
सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ से ये लिख सकते हैं कि हाँ भैया अच्छे से लिख लो माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमने लिख लिया। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, हमें बात समझ में आ गई है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अपन ने लिख लिया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हाँ, अब तो हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, देखिए आपको गिवन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस सवाल को समझना और इस सवाल को कैसे किया जाए। ट्रिग्नोमेट्री में अब तक हम जितने भी सवाल करेंगे ना, उसको ये देखना है कि किस तरीके से इनको किया जाए, इनको करने की अप्रोच क्या क्या है। और जितने भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा ना, आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा, आपको हिंदी में या आप अपनी भाषा में लिख लेना, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, और इसको यूज़ करने के लिए क्या सोचना है, ठीक है ना। तो आपको उनका यूज़ करने का अच्छे से मेथड आपको समझ में आ जाएगा कि उनको यूज़ करने की अप्रोच क्या होगी, तब आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको ए दे रखा है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब आप इस सेक थीटा, अब यहाँ से आप इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हाँ भैया, ये हम ले सकते हैं, इसको बराबर में क्या हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ से सेक थीटा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए, आ गया ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आप क्या करो, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लो। क्या करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। जब दोनों को जोड़ लिया तो देखिए प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा, क्या आ गया 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 अपॉन ए आ गया, क्या आ गया ए प्लस 1 अपॉन ए। यहाँ से भैया हमने एलसीएम ले लियो तो हमें मिल गया 2a प्लस 1 अपॉन ए मिल गया, ठीक है ना, गलत बोल रही हो भैया, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आ गया। क्या बात समझ में आती है? देखिए एक और ए का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, भाग देकर जो भी है वो ये आ रहा है। तो यहाँ से आपको सेक थीटा कितना मिल रहा है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2a। बात समझ में आ गई? हाँ, सेक थीटा में मिल गया है ए, ये मिल गया है। अब सेक थीटा होता क्या है भैया, लाल बटे कक्का होता है, ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है कक्का बटे लाल, मतलब कर्ण अपॉन आधार, ठीक है ना। सेक थीटा क्या होता है कर्ण अपॉन आधार। तो यहाँ से आपको कर्ण कितना मिल गया है, कर्ण मिल गया है हमें ए स्क्वायर प्लस 1 और आधार हमें कितना मिल गया है, आधार हमें मिल गया है 2a। यहाँ से कर्ण ये मिल गया, आधार ये मिल गया, तो क्या आप लंब निकाल सकते हो क्या? हाँ भैया, आराम से निकाल सकते हैं। किस तरीके से आएगा यार समझाना, अभी फटाफट करना। लंब कितना आएगा, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होगा। कर्ण का स्क्वायर कितना है भैया, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, ठीक है। अब लंब निकालना हमें, तो इसके ऊपर हम लगा लेंगे अंडर रूट। क्या बात समझ में आ गई? अच्छे समय समझ में आ गई है, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। तो यहाँ से हमें लंब कितना मिल गया, इसको सॉल्व करने गए तो लंब हमें यहाँ से मिल रहा है, लंब हमें कितना मिल रहा है यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए की घात 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a की घात सॉरी माइनस 4a स्क्वायर, यही आ जाएगा। हाँ भैया, यही आ जाएगा, हमें यही मिल रहा है। तो यहाँ से जो है ना आपको लंब मिल गया है, यहाँ से हमें लंब मिल गया है कितना, यहाँ से भैया हमें लंब मिल गया है a की पावर 4, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, ये हमें लंब मिल गया है। बात समझ में आ गई? हाँ, a की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर आ गया है, ठीक है भैया। अच्छा, ये आपका काम हो गया है, ठीक है। अब ये होता क्या है, जो भी होता है हमें नहीं करना है। यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लेंगे क्या, तो साइन थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा आपका कर्ण कितना है, कर्ण है भैया ए स्क्वायर प्लस 1। क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया, ए स्क्वायर प्लस 1 आपका कर्ण है। बात समझ में आ गई ना? हाँ भैया, इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ए माइनस सॉरी ए की घात 4 है, ठीक है ना। बस इतना ही रख लो, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन में सोचना रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा टफ दे दिया गया है, इस ए और 1/a दे दिया गया है। कहीं पर आपको हो सकता है कि वैल्यू दे दी जाए, एक की जगह आपको 2 दे दिया जाए, 1/2 दे दिया जाए, तब आप इस तरीके से वहाँ पर मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्या आज के मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले का थोड़ा बहुत हो गया। जो हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, अब तक तो 10th की बात की है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूलों की। अब हम सीखेंगे कि भैया साइन कोस टेन, ठीक है ना, सेक, सभी जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके 15 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 30 का तो पता है, 15 डिग्री पर, 75 डिग्री पर मान क्या होते हैं वो अब हम सीखने जा रहे हो। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूलों की। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं।
योग व अंतर के सूत्र। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमितीय बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन योग व अंतर के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको तो सिंपली लिखना है योग व अंतर के सूत्र, और सबसे पहला सभी को लिखते जाना यार, ठीक है ना। सबसे पहला है साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी। ये भैया क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस, बार बार लिखते जाना। मैंने क्या बताया, बार बार लिखते जाना है। जब भी एक लाइन के सवाल को उसके अंदर भी एक लाइन का इस सूत्र को डालना है ताकि आपको याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद आ जाएगा माइनस वाला, ठीक है। माइनस वाला क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है। उसके बाद भैया माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है भैया। मतलब क्या है, माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब यहाँ पर सीधे सीधे माइनस है। अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस की। किसकी बात करते हैं, कॉस की। कॉस ए प्लस बी, किसकी, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, देखो कॉस ए प्लस बी में होता है भैया कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। कॉस थोड़ा उल्टा चलता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस तरीके से। अगर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और कॉस है ना थोड़ा सा जोड़ा बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है ना। जैसे जोड़े बनते हैं पार्क में, उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी क्या आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से फोर्थ देखते हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्या हो जाएगा भैया, माइनस आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ठीक है भैया। मतलब यहाँ पे है इसी का इजी, बस यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है। माइनस में कॉस के लिए माइनस में, कॉस के लिए अगर प्लस वाला है तो वहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस वाला है तो प्लस आएगा। और कॉस हमेशा चलता है जोड़ों में, ठीक है ना। कॉस हमेशा बॉस होता है, और बॉस हमेशा जोड़े बनाने का काम करता है, जो ऊपर वाला है वो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? क्या याद रखोगे, कॉस हमेशा बॉस होता है, और बॉस ऊपर वाला जोड़े बनाने का काम करता है। और यहाँ पे जोड़े बन रहे हैं, कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी, कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बात समझ में आ गई? साइन वाला तो है ही ईजी। चलो ये आपको याद करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सवाल की। सवाल आपको दे दिया गया है भैया, सवाल तो आएगा ही। सवाल आ गया, निम्न का मान ज्ञात करो, निम्न का मान ज्ञात करो। भैया मंदिर बनाने की आ गए सभी मांगने, ठीक है ना। निम्न का मान ज्ञात करो, मतलब आपको फॉर्मूले दिए नहीं और सवाल आई गए। हाँ भैया बिल्कुल ऐसे ही है, निम्न का मान ज्ञात करो। अब क्या है देखिए, ज्ञात करो, ठीक है। क्या होगा देखिए, निम्न का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको बोल देगा कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। किसका, साइन 15 डिग्री का, ठीक है ना। अब तक आप क्या पढ़ते आए थे, अब तक आप पढ़ते आए थे भैया कॉस साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब तक ये पढ़ते आए थे। और 11 में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, ये तो है ही। उसके बाद 90 डिग्री से ज़्यादा कितने भी हम चले जाए आगे, कितने भी आगे चले जाए, हम सबका मान निकाल सकते हैं, ये पढ़ लिए, ठीक है। अब 90 डिग्री से बीच बीच में जो होते हैं ना भैया, 15 हो गया, और आपका 22.5 हो गया, ठीक है। आपका हो गया 18 डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया, 54 डिग्री हो गया, आपका 78 डिग्री आपका 75 डिग्री हो गया। इन सभी के ऊपर मान भी हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, इस तरीके से आप समझ लो। तो अब आपने बोल दिया कि साइन 75 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कॉस 15 डिग्री, और फिर आपको बोल दिया भैया कॉस क्या बोल दिया गया है, कॉस कितना बच गया, 75 डिग्री। ये 4 आपको सवाल दे दिए गए हैं, फटाफट इनको निकालना है। अब कैसे करोगे, देखिए भैया आपको जो है ना किसका मान पता है, भैया हमें 30 डिग्री का मान पता है अच्छे से, ठीक है। हमें 45 डिग्री का मान पता है, हमें 0 डिग्री का मान पता है, हमें 60 डिग्री का पता है, हमें 90 डिग्री का पता है, ठीक है। तो आप है ना इस 15 को इस तरीके से 2 भागों में तोड़ो कि वो 15 आ जाए। मतलब भैया इस 15 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं भैया 60 माइनस 45 डिग्री। क्या लिख सकते हो, हाँ लिख लो ना, आपकी मर्जी भैया। हमने 15 को 60 माइनस 45 डिग्री लिख लिया। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें पहला आंसर क्या है, तो हमें चाहिए कॉस का, सॉरी साइन का चाहिए। तो दोनों तो आपने साइन इंपोज कर दिया, साइन ला लिया, तो साइन 15 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन ए माइनस बी आ गया है। अब जैसे ही साइन ए माइनस बी आ गया, आपके दिमाग में क्या क्लिक किया, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बात समझ में आ गई, हाँ भैया साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल भैया। अब मैं तो याद नहीं लिख रहा, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। मुझे इतनी सी थोड़ी सी छूट है, ठीक है। हाँ मैं छूट लेकर आया हूँ सरकार से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है भैया, समझ में आ गया। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यही होता है। ठीक है, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक है ना। एक बार काम करना यार, लगभग तो मैं आपको सही ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हो जाए। देखिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि साइन 15 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का, सॉरी 75 डिग्री का मान, कॉस 15 डिग्री का मान, कॉस 75 डिग्री का मान, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको याद भी करने हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ सवाल ही नहीं, इनको याद भी करने हैं। तो हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होंगे, पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कभी कभार मिस्टेक हो जाए तो एक बार बुक से भी मैच कर देना कि मान सही निकाला या नहीं निकाला। ठीक है, और अगर गलत आ जाए तो मेंशन भी कर देना कि भैया यहाँ पर आपने कुछ गलत बताया है, ताकि दूसरों का भी भला हो आपके साथ साथ। समझ गए? बिल्कुल। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, माइनस कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2, यही होता है क्या? ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ से कितना मिला? √3/2√2 माइनस 1/2√2। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो जब हमने सॉल्व किया तो क्या किया? तो हमने इसको ये किया कि √3 - 1/2√2 आ गया। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया, हमें समझ में आती है। बात इस तरीके से आती है कि ये आपका साइन 45 डिग्री, साइन 15 डिग्री का मान हो गया है √3 - 1/2√2। क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया, अच्छे से हमें समझ में आ गई है। ये आपके साइन 15 डिग्री का मान है। ठीक है, क्या एक बार मैं मैच कर दूं आंसर सही है या नहीं है? ठीक है भैया, मैच कर दो आप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यार। ठीक है ना, साइन 15 डिग्री बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ताकि अगर गलत हो गया, क्योंकि देखिए ये आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। अब आपको कोई एक्सक्यूजन, आप जो है ना कोई एक्सक्यूज बनाते हो कि भैया हमसे याद नहीं होता है, आपको याद करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे करो, किस तरीके से करो, आपको याद करना पड़ेगा। ये आएगा आपके आगे। ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं किसकी भैया? फोर्थ क्वेश्चन की। सीधा भैया फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्यों? क्योंकि भैया देखिए, इस साइन 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो भैया? 90 माइनस 75 डिग्री, 90 माइनस 75 डिग्री, क्योंकि 90 से आप 75 घटाओगे तो 15 ही बचेगा। हाँ, तो साइन 15 डिग्री को हमने ये लिख लिया है। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है भैया? साइन थीटा ही होता है। 90 माइनस थीटा मतलब पहले चतुर्थांश में साइन थीटा ही होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। मतलब सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन वो होता है पॉजिटिव। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस कितना है? 75। ठीक है ना। और ये 90 माइनस 75 कितना था भैया? साइन 15 डिग्री था। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री है वो कॉस 75 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री का मान कितना है? √3/2/2√2। तो इन दो का मान एक जैसा है। इसका मतलब अब तो हमें याद करना ही पड़ेगा। अब तो इसे हमें दिमाग में जगह देनी ही पड़ेगी। अपने दिमाग में थोड़ी सी जगह कर लीजिए, जो पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा इधर उधर हिलाइए और इसको डाल दीजिए। डाल दोगे? ठीक है भैया, तो ये हम याद कर लेंगे। तो पहला और चौथा सवाल तो हो गया। अब हम बात करते हैं साइन 75 डिग्री का। ठीक है, या तो आप साइन 75 डिग्री निकाल लो, या फिर हम निकाल ले कौन सा भैया? हम निकाल ले कॉस 15 डिग्री। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे वो निकाल लो। आपको बस यहाँ पर क्या काम करना है, क्या सोचना है, मैं आपको वापस बता दूँ क्या सोचना है। हमें यह सोचना है कि भैया हमें इन जो कोण दे रखे हैं ना, जिन पर हमें वैल्यू पता नहीं है, तो उनको ऐसे कोणों के पदों में सोचो जिनको आपका मान पता हो। तो कॉस जैसे 15 डिग्री है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या भैया? 60 माइनस, आप लिख सकते हो 60 माइनस 45। हाँ, आप लिख सकते हो 45 माइनस 30, लिख सकते हो ना। ठीक है, कॉस 75 डिग्री, जो 75 डिग्री उसको क्या लिख सकते हो भैया? 30 प्लस 45 डिग्री, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी बात इसको लिख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, जिसके लिए मैंने आपको बोला था और आपको शायद याद नहीं है। ठीक है भैया, तो अब हम बात करते हैं थर्ड सवाल की। 15 डिग्री का ही मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस 15 डिग्री कितना हो जाएगा? चलो आपका क्या होगा भैया? कॉस 15 डिग्री है ना, इसको वापस किसी भी तरीके से लिख लो। मान लीजिए 60 माइनस 45 से ले लेते हैं। ठीक है ना, हम इसी तरीके से चलते हैं। आप चाहो तो क्या भैया 45 माइनस 30 भी ले सकते हो, कोई चेंज आने वाला नहीं है। अभी कॉस चाहिए तो कॉस दोनों तरफ इम्पोज कर दिया, कॉस डाल लिया। तो कॉस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या यही होता है? बिल्कुल भैया, यही होता है। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा भैया? 1/2
प्लस सॉरी इंटू कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होता है, ठीक है, प्लस साइन 60 डिग्री का कितना मान होता है √3/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है। हाँ भैया आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से भैया 1/2√2 आ गया, प्लस यहाँ से 3/2√2 आ गया है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो यार लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक करने से आपका तो कुछ जाता है नहीं और मुझे तो बहुत कुछ मिलता है, जो कि क्या मिलता है, मोटिवेशन, आपका प्यार मिलता है, ठीक है ना। चलो तो √3 + 2/2√2 आ गया, सॉरी √3 + 1/2√2 आ गया। ये किसका मान आपको मिला है? ये मिले हमें cos 15 डिग्री का मान मिला है, ठीक है। cos 15 डिग्री का मान हमें क्या मिल गया, वापस में लिख लूं क्या, cos 15 डिग्री का मान हमें मिल गया है √3 + 1/2√2। मैं आपको साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे याद करना है, ये भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे याद करना, क्या ये सब वैल्यू, ठीक है, कैसे याद करना, मतलब कैसे लिंक करना है आपस में, जिससे आपको याद है। दूसरी बात, जो ये फॉर्मूले बताए थे ना, अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों का कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे सोचना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। हाँ ये भी बताऊंगा जिससे आपको पता है। लेकिन उससे पहले हम इस थर्ड सवाल को या फिर सेकंड सवाल को क्या लेके, हाँ सेकंड सवाल को भैया कर लो, तो हम cos 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं भैया, cos 15 डिग्री को है ना, आप क्या लिख लो पता है, cos आप लिख लो 90 डिग्री - 75 डिग्री, कितना 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, cos 90 - थीटा, तो cos थीटा ही होता है, और पहले चतुर्थांश में है तो ये सॉरी cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, और पहले चतुर्थांश में है तो ये आपका पॉजिटिव ही होगा, तो साइन आपका आ गया 75 डिग्री, ठीक है, और cos 15 डिग्री तो है ही, ठीक है भैया। इसका मतलब cos 15 डिग्री और sin 75 डिग्री का मान बराबर होता है, वो कितना होता है √3 + 1/2√2 होता है। अब इसको भी हमें अपने दिमाग में थोड़ी सी जगह दे देनी है पिछावे को, जिससे ये भी खुश हो जाए, ठीक है ना। इसको भी खुश कर दो यार, दे दो ना यार जगह, क्या जाता है आपका, ठीक है, थोड़ी सी जगह दे दो कि भैया इसको भी एडजस्ट कर ले। अब ये आपको याद हो गया, हाँ भैया याद तो हो गया। अब देखो यार sin 15 cos 75, sin 15 cos 75 का मान क्या होता है √3 - 1, ठीक है। और यहाँ पर cos 15 और sin 75 का कितना होता है √3 + 1, ठीक है, बाकी सब एक ही है, बस आपका प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप इस टर्म में याद कर सकते हो कि प्लस माइनस का कहीं ना कहीं डिफरेंस है, और cos 15 में है ना प्लस आएगा, cos 15 में प्लस आएगा, इस तरीके से किसी एक को याद कर लो। अब यहाँ पर इन सारों को याद करने की जरूरत नहीं, अलग अलग किसी एक को याद कर लो। मान लीजिए आपको मन करता है sin 15 या cos 15 का, ठीक है ना, ये थोड़ा नटखट है, ठीक है ना, थोड़ा शैतान है, तो इसको हमने याद कर लिया cos 15 को। cos 15 का मान होता है √3 + 1/2√2, ये होता है √3 + 1/2√2, ठीक है। अच्छा cos 15 का मान ये है, इसका मतलब मुझे sin 75 का मान भी पता है, sin 75 का मान कितना हो गया √3 + 1/2√2, ठीक है। अब मुझे ये पता था कि अगर cos 15 में प्लस है तो जो sin 15 होगा ना उसमें माइनस होगा, बाकी वैल्यू सब सेम होगी। तो अगर cos 15 √3 + 1/2√2 है तो sin 15 हो जाएगा √3 - 1/2√2, ठीक है ना। अब इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखिए मैं तो इस तरीके से याद कर रखा है और लगभग काम चले रहा है। उसके अलावा आपको चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जितने आप करोगे तो उतने और भी ज़्यादा आपके कंसेप्ट बनते जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात आपको यह पता चलनी हो चाहिए कि भैया ये जो फॉर्मूले है ना 4 जो आपने अब हमें बताया है, उनको कब यूज़ में लेना है। तो देखिए यार उनको कब यूज़ में लेना है, एक आपको थिंकिंग प्रोसेस हो सकती है कि जब आपको जो कोण है ना वो आपको प्लस माइनस में दे रखे होंगे, ठीक है ना। मतलब कोण जैसे इस तरीके से, अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर इसको आपने किस टर्म में लिखा, इस टर्म में लिखा, तो यहाँ पर किसी एक फंक्शन के कोई भी एक त्रिकोणमिति फलन है साइन या कॉस दोनों में से, ठीक है। साइन या कॉस के अंदर अगर कोई दो कोण प्लस या माइनस में आ गए तो हम इसके बारे में सोचेंगे। अब इसको ही लगाएंगे ऐसा नहीं है, इसके बारे में एक बार सोचेंगे कि हाँ भैया ये भी हम लगा सकते हैं एक बार, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे जाओगे तो इससे भी जाना सीखोगे, हो जाएगा ना, फिर समझ में आएगा ना, जैसे कि आपको ये दे रखा है, ठीक है ना। अब ये आप इसको देख कर बता सकते हो कि cos A sin B, सॉरी cos A cos B + sin A sin B, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है cos A + B, तो ये आपका आ गया cos A + B, सॉरी cos A - B, तो ये आपका देखिए cos A - B आ गया। तो इस उल्टा भी जाना हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना याद रख लो कि किसी cos या sin के अंदर दो कोण अगर प्लस या माइनस में दे रखे होंगे तो हम इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे लगता है कि आप थोड़े से मन कर रहा है कि अब जाके पानी वानी पी के चाय वाय पी के वापस पढ़ने बैठो, तो आराम से चाय पी लो, आपका काम हो गया। अब चाय का टाइम नहीं, खाने का टाइम है, तो खाना खा लो आराम से। और बस कल के वीडियो में अब हम फटाफट क्या करते जाएंगे भैया,
फॉर्मूलों को पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी हम करते जाएंगे, ठीक है ना। अब आज का होमवर्क वैसे तो हम कल डिस्कस कर लेंगे कि आपको एनसीईआरटी से क्या क्या करना है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी देने चालू करूंगा एनसीईआरटी से, समझ गए? हाँ भैया बिल्कुल समझ गए है। तो उम्मीद है कि आपको आज के लिए पढ़ने का काफ़ी मज़ा आया होगा। मुझे तो पढ़ाने का अच्छे से मज़ा ही आया है और ऑब्वियसली मुझे आता ही है मज़ा, बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ थोड़ा सा इस टाइम ज़्यादा लगा है, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको समझाने में, तो कोई नहीं है, आप उसको हैंडल कर लोगे। मैं भी नया नया आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है पढ़ाने का ढंग से। कोई नहीं, मैं भी सीखते जाऊँगा, आप भी सीखते जाओगे, साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।